हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन और हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसके बाद हमने बात करी थी प्रमोशन मिक्स के बारे में। हमने समझा था कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है और प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन और समझेंगे पुश और पुल स्ट्रैटेजी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं मैं वहां पे आपको रेगुलरली इन्फॉर्म करती रहती हूँ। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेटिंग इंटरनेशनली। देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में अपने फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे आज कि जब हमको या कोई भी बिजनेस फर्म को जब इंटरनेशनल लेवल पे जाके बिजनेस परफॉर्म करना है, बिजनेस करना है, तो वहां पे उनको कम्युनिकेट करने में क्या डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक, तो सबसे पहली डिफिकल्टी जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्युनिकेट करने में आती है वो है एडवर्टाइजर की लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मीडिया। क्योंकि देखिए, अगर एडवर्टाइजर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी अपनी मार्केट की, अपने कंज्यूमर्स की, तो वो कभी भी प्रोडक्ट को प्रॉपरली कंज्यूमर तक पिच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर उसको मीडिया की नॉलेज नहीं है। देखिए, अगर मार्केटर को या एडवर्टाइजर को नहीं पता है कि वो कौन सा मीडिया यूज करे, ठीक है, डायरेक्ट सेल्स प्रमोशन को यूज कर ले या एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे, कौन सा ऐसा मीडिया है यूज करे जिसके थ्रू वो कंज्यूमर तक पहुंच पाए। ठीक, अब सपोज करिए कोई एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहां पे टेलीविजन सेट्स इतने ज्यादा सेल आउट नहीं होते हैं। ठीक, अब जो आपका एडवर्टाइजर है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पिच करने के लिए, कंज्यूमर तक आपकी बात पहुंचाने के लिए क्या मीडिया यूज कर रहा है, टेलीविजन यूज कर रहा है। तो क्या ये कभी भी इफेक्टिव वे होगा? नहीं होगा, राइट। क्योंकि जिस जगह पे, जिस पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में टेलीविजन सेट्स इतने सेल आउट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि वहां पे टेलीविजन सेट्स की इतनी डिमांड नहीं है, राइट। तो जब टेलीविजन सेट्स की इतनी डिमांड नहीं है और अगर हम वही मीडिया यूज कर रहे हैं कंज्यूमर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो क्या कभी मैक्सिमम कंज्यूमर तक हमारी बात पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी हो गई। ओके, अब नेक्स्ट डिफिकल्टी ये है कि एक तरफ हम मान लेते हैं कि जो एडवर्टाइजर है वो सक्सेसफुली अपना मैसेज कंज्यूमर तक पहुंचा देता है, अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपने मैसेज को पहुंचा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच क्या होगा कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसने आपका मैसेज समझा या नहीं समझा, राइट। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। लेट्स से कि कोई मार्केटर है, ठीक है, वो आईफोन सेल करता है इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, चलिए, आईफोन आराम से इजीली सेल हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना, राइट। उनकी डिमांड, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझना, उनके कल्चरल बैकग्राउंड, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना। ठीक, अब जो मार्केटर है वो ऐसी पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में अपने प्रोडक्ट को पिच कर रहा है जहां पे लोगों की इनकम कम है। अब आप मुझे बताइए, जहां पे लोगों की इनकम कम है वो क्या आईफोन्स परचेज करेंगे? नहीं करेंगे, राइट। तो अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे वो कल्चरल बैकग्राउंड को लेके हो, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लेके हो, उनके कंजम्पशन पैटर्न को लेके हो, या फिर उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेके हो। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से कि कोई मार्केटर है, उसका साड़ी का बिजनेस है, ठीक है। अब वो मार्केटर किसको टारगेट कर रहा है? एक ऐसी कंट्री को टारगेट कर रहा है जहां पे मुस्लिम्स ज्यादा रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लीज ऑफेंड मत होइएगा कि मैं हम स्पेसिफिकली रिलीजन की बात करूं, यहाँ पे मैं बस आपको समझाने के पर्पज से ही बता रही हूँ, ठीक ठीक है। तो मार्केटर जाता है और अपने प्रोडक्ट को मुस्लिम कंट्री में सेल करता है, और उसका प्रोडक्ट क्या था? वो किस चीज का बिजनेस कर रहा था? साड़ी का। तो आप मुझे बताइए कि क्या उसने प्रॉपरली अपनी टारगेट ऑडियंस को एनालाइज किया, उनके कंजम्पशन पैटर्न समझा, उनके कल्चर को समझा कि वहाँ पे क्या ट्रेडिशन है, वहाँ पे लोग क्या बिलीफ है, लोग वहाँ क्या मानते हैं, लोग वहाँ क्या पहनना पसंद करते हैं। इस चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसे नहीं थी शायद, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये कम्युनिकेशन डिफिकल्टी आती है इंटरनेशनल मार्केट में, कि आपको पहले अपनी मार्केट को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स पिच करने चाहिए, ठीक है। आई होप अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो आपका सेंडर है उसने अपना मैसेज तो कन्वे कर दिया, ठीक है, और एक बार मान लेते हैं कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसने आपका मैसेज समझ लिया, उन तक बात आपकी पहुंच गई, ठीक। लेकिन फिर भी जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि जो मार्केटर है जिसने मैसेज सेंड किया है या जो जिसने प्रोडक्ट पिच किया है उसको मार्केट की पूरी नॉलेज नहीं है, अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में पूरी तरह से नहीं पता है, ठीक। अब यहाँ पे हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था आईफोन का, वो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि आईफोन हम ऐसी कंट्री में सेल करने जा रहे हैं जहाँ पे लोगों की जो इनकम है वो कम है, तो क्या ऐसा प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में सेल होगा? उस पर्टिकुलर मार्केट में कभी नहीं सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी ऑडियंस है उस तक आपका मैसेज पहुंचा, उसने आपके मैसेज को समझा भी, लेकिन यहाँ पे आपकी ऑडियंस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, राइट। सो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। The effectiveness of the message can be impaired by noise or the effect of external influences such as competitive advertising, other sales personnel, and confusion at the receiving end, which can detract from ultimate effectiveness of the communication. अब आपको याद होगा कि जब हमने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा था तो वहां पे हमने नॉइज के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो नॉइज क्या होती है? सिर्फ ये नहीं मतलब होता नॉइज का कि शोर होना। नॉइज का मतलब ये होता है कि जब सेंडर अपनी बात, अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचा रहा है और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नॉइज फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो आके इंटरप्ट कर देते हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को, वो होती है हमारी नॉइज, ठीक। देखिए ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई भी मैसेज सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहा है और उसके बीच में अगर नॉइज फैक्टर आ जाता है तो मैसेज उस तरह कन्वे नहीं हो पाता जिस तरह उसे कन्वे होना था। आप अपने ऊपर भी ये लेके देख सकते हैं, शायद मैंने फोन का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप अपने फोन से अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और कभी ऐसा होता है कि कॉल ड्रॉप हो जाती है या फिर बीच में कुछ अजीब आवाज आ जाती है ना, तो ये क्या होता है? आपके जो कम्युनिकेशन है उसको खराब करती है। अगर मैं अपना भी एग्जांपल लूँ तो अगर मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहाँ से व्हीकल्स क्रॉस हो जाएं या फिर कोई एनिमल आके यहाँ पे चिल्लाने लग जाए तो क्या होगा? मेरी जो बात है आप तक पहुंचनी थी, जिस तरह पहुंचनी थी, वो शायद उस तरह नहीं पहुंच पाएगी, है ना। तो ऐसे एक्स्ट्रा नॉइज फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग हो गई, सेल्स पर्सोनल हो गए, कंफ्यूजन एट रिसीविंग एंड, ठीक है। देखिए अब ऐसा होता है अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आपका ऑलरेडी कॉम्पिटिटर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है जिस मार्केट को आप टारगेट करने जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पे जो कंज्यूमर्स है वो ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक। अब जब आप अपना एडवर्टीजमेंट फॉरेन कंट्री में या इंटरनेशनल मार्केट में करेंगे अपने प्रोडक्ट को लेके, तो क्या आपका कॉम्पिटिटर चुप बैठेगा? वो ऑलरेडी अपनी मार्केट बना के रखा है उस पर्टिकुलर कंट्री में, है ना, तो वो आपको इतनी इजीली अपनी मार्केट को कैप्चर करने नहीं देगा, राइट। तो ये एक बड़ा नॉइज फैक्टर हो सकता है, ठीक है। अब एक नॉइज फैक्टर और क्या हो सकता है कि
आपको पता ही नहीं है कि जो रिसीविंग एंड है, मतलब जो आपका अल्टीमेट कंज्यूमर है, वो कौन होगा। ठीक, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, उसका एंड यूजर कौन है, इसको लेके कंफ्यूजन होना। अब इस कंफ्यूजन की वजह से भी आपकी मार्केट गिर जाएगी, आपका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट भी नहीं हो पाएगा। आपको जिस पर्टिकुलर कंज्यूमर को टारगेट करना था, जो ऑडियंस को टारगेट करना था, आप उसको टारगेट ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली इफेक्टिवली कन्वे नहीं हो पाता है, कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक बार इनको रीड आउट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। देखिए, चाहे हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें या फिर आपकी डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च किया जाता है, कोई नया प्रोडक्ट, तो उसका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। मतलब उसके बारे में जानना जरूरी होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, किस कंज्यूमर सेगमेंट को वो प्रोडक्ट टारगेट कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो चाहे आपकी इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे आपकी डोमेस्टिक मार्केट हो, न्यू प्रोडक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, या फिर मैं कहूँ न्यू प्रोडक्ट को प्रॉपरली मार्केट में इंट्रोड्यूस करना एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस फर्म का। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंड्यूसिंग पोटेंशियल कस्टमर्स टू बाय। अब देखिए, जब मार्केटर ने अपने न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में प्रॉपर एडवर्टीजमेंट किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, बेनिफिट्स, सबके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है या नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने अगर इतनी मार्केट करी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, इतना प्रोडक्ट के बारे में सबको बताया है, समझाया है, तो अब कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट को किसी तरह परचेज कर लें। राइट, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि कंज्यूमर क्यों आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। ठीक है, या तो उसको आपके प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे लगे हों, उसके बेनिफिट्स जो है वो अच्छे लगे हों, जो प्राइस आपने कोट करी है वो अच्छी लगी हो। ठीक है, तो कंज्यूमर को अगर अपने लिए कुछ भी तरीके से वो बेनिफिशियल लगेगा तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। ठीक, अब जो मार्केटर है वो क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करता रहता है। ठीक है, एडवर्टाइज करता रहता है, ताकि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो हमारे एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को पुश करना पड़ता है, बार बार उसकी मार्केट करनी पड़ती है, उसको प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, इतना ज्यादा अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट में कुछ बात होगी। उस बेसिस पे भी कभी कभी जो कंज्यूमर होते हैं वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका मार्केटर है उसका मेन एम क्या होता है, जो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको एक्चुअल बायर्स में कन्वर्ट करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिमाइंडिंग यूजर्स अबाउट एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब देखिए, लेट्स से कि कोई बिजनेस फर्म है, उसकी मोनोपोली थी मार्केट में। ठीक है, मोनोपोली का मतलब हुआ कि वो अकेला ही था जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा था, और कोई भी प्राइस पे अगर वो प्रोडक्ट को सेल करता तो वो मार्केट में इजीली सेल हो रहा था, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर था नहीं, तो इजीली वो प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा था। ठीक, अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि एक कॉम्पिटिटर फर्म आ जाती है उसके कंपटीशन में। अब जो कॉम्पिटिटर फर्म है वो अगर कोई प्रोडक्ट को लेके आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका मार्केटर है या फिर सेलर है उसी सेम बेसिस पे प्रोडक्ट ले आएगी, उसमें कुछ एनहांसमेंट करके लाएगी, कुछ एडवांस प्रोडक्ट लेके आएगी, तभी तो वो मार्केट में सेल होगा ना। ठीक, अब जब प्रोडक्ट में एडवांसमेंट करके लाई है, प्रोडक्ट में एनहांसमेंट करके लाई है, तो जो बिजनेस फर्म ने मोनोपोली क्रिएट की हुई थी वो तो खत्म हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डर बिजनेस फर्म को क्या होता है कि जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ऐसा तो नहीं कि वो भी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को परचेज करने लग जाए, उनकी तरफ स्विच कर जाए। तो यहाँ पे बिजनेस फर्म क्या करती है, रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करती रहती, कम्युनिकेट करती रहती है अपने एग्जिस्टिंग बायर्स को, ताकि वो रेगुलर बेसिस पे उनके प्रोडक्ट को परचेज करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ब्रांड इमेज। अब आई होप आपको ये पॉइंट समझाने की जरूरत नहीं है, हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की ही बात कर रहे हैं। तो जो भी बिजनेस फर्म है जब इंटरनेशनल मार्केट एंटर करती है, वहां पे अगर प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही है, तो वो अपनी ब्रांड इमेज को भी क्रिएट करने की कोशिश करेगी। राइट,
और ये ब्रांड इमेज कैसे बनती है? जब कस्टमर्स आपके ऊपर बिलीव करते हैं और एक बार उनको बिलीव हो जाता है तो आपके प्रोडक्ट को इजीली परचेज भी कर लेते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट हमारा, टू इंटीमेट इंटरनेशनल कस्टमर्स अबाउट न्यू यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब देखिए, जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग कर सकते हैं? अब हम तुरंत तो अपने प्रोडक्ट को स्विच नहीं कर सकते ना दूसरे प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे जो बिजनेस फर्म है वो क्या करती है, रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करती रहती है ताकि उसकी डिमांड मार्केट में बनी रहे, ठीक है? अब जैसे हम टेलीविजन सेट्स का एग्जांपल ले लें, तो पहले टेलीविजन सेट्स कैसे आते थे? ब्लैक एंड वाइट आते थे, है ना? फिर उसके बाद धीरे धीरे कलर टेलीविजन आना शुरू हो गए, फिर एलसीडी आने लग गए, एलईडी आने लग गए, ठीक? अब क्या है, टेलीविजन सेट्स में कितने ज्यादा रिफॉर्म्स किए गए, कितने ज्यादा चेंजेस किए गए, वो इसीलिए किए गए ताकि उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बनी रहे। और अगर अब मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो इस टाइम पे स्मार्ट टीवी ज्यादा ट्रेंड में है ना? आपको अब मैक्सिमम घर में स्मार्ट टीवी दिखेगा, ठीक है? इजिली आप मूवीज भी देख सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं, हर एक फैसिलिटी अब टेलीविजन में अवेलेबल है, राइट? अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे चेंजेस नहीं किए जाते विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो क्या टेलीविजन सेट्स की डिमांड आज भी एग्जिस्ट कर रही होती? नहीं कर रही होती, राइट? क्योंकि देखिए 90% ऑफ पीपल, 90 भी नहीं और ज्यादा ही मैं कहूँ, मैक्सिमम लोगों के पास इस टाइम पे मोबाइल फोन्स हैं और उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी है, ठीक है? और मैक्सिमम लोग, मैं कह सकती हूँ, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब यूज कर रहे हैं। और अगर ये पेड वर्जन नहीं यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ ओपन सोर्स हैं जो फ्री में एक्सेस देते हैं, तो लोग वो यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर टेलीविजन सेट्स में ऐसे रिफॉर्म्स नहीं किए जाएंगे तो जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को अब परचेज नहीं करे, क्योंकि उसके पास हर चीज का एक्सेस जब फोन पे है तो वो क्यों इतना महंगा इन्वेस्टमेंट करे? लेकिन वही वाली बात है कि बड़ी स्क्रीन पे देखने में बात ही अलग होती है। तो इसीलिए अब ये फैसिलिटी भी दे दी गई कि आप इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं टेलीविजन सेट पे। जो आप अपने फोन में वेब सीरीज देख रहे हैं वो आप टेलीविजन सेट पे भी देख सकते हैं, राइट? तो ये सब चेंजेस टाइम बाय टाइम करना जरूरी होता है, ओके? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू हाईलाइट ब्रांड कैरेक्टर इंटरनेशनली। अब देखिए, इसको बहुत ही सिंपल से और एक रीसेंट एग्जाम्पल समझाती हूँ। आपने वेजी का नाम सुना होगा, जिसने नहीं सुना मैं आपको बता दूं। वेजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश कर सकते हैं, उसका जो डर्ट है, वैक्स है या पेस्टिसाइड्स है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? अब आजकल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो टेलीविजन पे बहुत ज्यादा आ रहा है। हो सकता है कि प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो मार्केट में, लेकिन कहते हैं ना, समय के अकॉर्डिंग, टाइम के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को अगर लॉन्च किया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए या उसकी मार्केट की जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट? अब इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर पर्सन अपने हाइजीन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, राइट? तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट इसीलिए ज्यादा की जा रही है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट इसीलिए ज्यादा किया जा रहा है ताकि कंज्यूमर्स इस प्रोडक्ट को परचेज कर लें, क्योंकि उनको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे लोग अपने हाइजीन पे, अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेके, राइट? तो वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अब अगर आपने इस एड को देखा होगा तो उसमें प्रॉपर्ली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, राइट? कि पहले वो वाटर से वॉश कर रहे हैं, उसके बाद बोला कि आप इससे धोइए, इससे डर्ट निकलेगी, ये एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट का मेन एम्फेसिस किस चीज को लेके, अगर उसको प्रॉपरली डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए, दिखाया जाए, तो वो प्रोडक्ट को हाईलाइट करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है ना? अब अगर एक और एग्जांपल लूं, आप जैसे देखते होंगे वैनिश का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, और कोई डिटर्जेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, टाइड का देखते हैं आप ना, सफेदी आ जाती है अचानक से। तो अगर वो ऐसे ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट करें या बता दें आपको कि एक नया प्रोडक्ट आया है, टाइड है, आप इसको परचेज कर लीजिए, तो आप ऐसे मानेंगे? नहीं मानेंगे जब तक वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है, तो अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको जब तक डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे आप, तब तक कंज्यूमर को नहीं समझ में आएगा, तो वहां पे आपको उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, ठीक है? अपने जो प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपका मेन एम क्या है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से बेसिस पे तो आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, राइट? तो जब तक आप
अपने बायर को कन्वे ही नहीं करेंगे, अपने कंज्यूमर तक ये बात पहुंचाएंगे ही नहीं, तो वो क्यों प्रोडक्ट परचेज करेगा, राइट। आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंक्रीजिंग रिटेल ट्रेड थ्रू स्पेशल प्रमोशनल ऑफर्स। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपके ऑफ सीजन की जो सेल्स आती हैं उस समय डिस्काउंट प्रोवाइड होता है, या फिर कोई फेस्टिव टाइम आता है उसके आसपास आपको डिस्काउंट प्रोवाइड होता है। वो किस लिए होता है, ताकि जो रिटेल सेल्स है उसको इंक्रीज किया जा सके। स्पेशल प्रमोशनल ऑफर्स इसीलिए दिए जाते हैं कंज्यूमर्स को, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो जाए और अच्छा सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो जाए, ठीक। लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें, टू इंट्रोड्यूस अ मार्केटर इन न्यू इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए, कोई भी अगर बिजनेस फर्म इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है या फिर इंटरनेशनल मार्केट अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहती है, तो उसकी जो बैकग्राउंड है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट में क्या कर रही थी, किस टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रही थी, ठीक है, उसकी रेपुटेशन कैसी थी, उसकी ब्रांड की इमेज कैसी थी, ये सब पॉइंट्स को कंसिडर करा जाता है, ओके। अब कोई भी मार्केटर अगर कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है कोई नई मार्केट में, तो सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर वो नया कंपनी इंट्रोड्यूस कर रहा है, नई कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है, तो उसकी पेरेंट कंपनी का क्या काम था, ठीक है, किस टाइप के प्रोडक्ट में वो डील करती थी, मतलब पूरी हिस्ट्री जानना जरूरी है। उसके बाद ही वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकता है। क्योंकि अगर उसकी पेरेंट कंपनी की इमेज ही नहीं अच्छी है डोमेस्टिक मार्केट में, ब्रांड इमेज नहीं अच्छी है, कस्टमर्स के प्रति वो लॉयल नहीं है, तो क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर पाएगा, कभी बिजनेस कर पाएगा, कभी ढंग से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, डिस्कस कर लेते हैं की इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्ट्रैटेजिक एक्सटेंशन। देखिए, स्ट्रैटेजिक एक्सटेंशन क्या होता है, जब कोई बिजनेस फर्म ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में वर्क कर रही है, ठीक, प्रोडक्ट्स को अपने सेल कर रही है, मार्केट को कैप्चर की हुई है, और उसको ये रियलाइज होता है कि अब उसे अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहिए, तो वो क्या करती है, अपनी जो ब्रांड है उसको क्या करती है, एक्सटेंड करने की कोशिश करती है, ठीक है, स्ट्रेच करने की कोशिश करती है, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी मार्केट को कैप्चर कर सके, इंटरनेशनल मार्केट में इजीली इंट्रोड्यूस कर सके अपने प्रोडक्ट्स को, और वहां की भी मार्केट को कैप्चर कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी बिजनेस फर्म है जो डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी वर्क कर रही है, वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस नहीं करती है। मतलब कहने का ये है कि डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, उसी तरह वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स, ओके। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कैमरास का हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, मशीन टूल्स का हो गया, इन सब में स्ट्रैटेजिक एक्सटेंशन काम करता है, राइट। क्योंकि अगर आप देखें, सोनी का जो कैमरास आते हैं वो वर्ल्ड वाइड सेम ही बिकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता कि इंडिया में कुछ और तरीके से बेचा जाए, इंडिया में कोई और चेंजेस किए जाए, और फॉरेन कंट्री में सेल किया जा रहा है तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन किए जाए, वो एज इट इज ही सेल किया जाता है, ठीक। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, उसमें भी सेम ही चीज होती है, राइट। लेकिन ये की इशू कैसे हो सकता है, इसको समझिए। देखिए, जब कोई बिजनेस फर्म डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, अगर उसी बेसिस पे प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करती है, और सेम प्रोडक्ट को अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती है, जरूरी नहीं है उसका प्रोडक्ट वहां पे सेल हो जाए, है ना। क्योंकि जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे नीड्स और डिजायर अलग है, कंज्यूमर की कंजम्पशन पैटर्न अलग है, लोगों का राइट इनकम अलग है, राइट। और वहीं अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात करूँ, इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ, तो वहां पे कंज्यूमर्स की डिमांड अलग है, वहां पे कंजम्पशन पैटर्न अलग है उनका, वहां पे उनकी इनकम अलग है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बना लिया या जो डोमेस्टिक मार्केट में इजीली सेल हो गया, वो आपके इंटरनेशनल मार्केट में भी सिमिलर पैटर्न पे सेल हो जाए, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा इशू हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम स्ट्रेट एक्सटेंशन के एडवांटेज की बात करें, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कैमरा हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मशीन टूल्स हो गए, ये एज इट इज दूसरी फॉरेन कंट्रीज में भी सेल हो सकते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेट एक्सटेंशन इन्वॉल्व्स नो एडिशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और प्रमोशनल मॉडिफिकेशंस,
ठीक है ना। तो अगर आपका प्रोडक्ट इजीली मार्केट में सेल हो पा रहा है, जैसे अगर मैं कैमरास की बात करूँ तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई एडिशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ी, है ना। फिर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और प्रमोशनल मॉडिफिकेशन भी करने की जरूरत नहीं हुई, है ना। जिस तरह आपने अगर इंडिया में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, सिमिलर बेसिस पे, सेम पैटर्न पे आपने इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर लिया, ठीक। लेकिन ये कुछ प्रोडक्ट्स तक ही सीमित है, हर प्रोडक्ट पे आप स्ट्रेट एक्सटेंशन को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट अडेप्टेशन। अब हो सकता है आपको ये वर्ड सुना सुना लग रहा हो। अगर आपको याद हो तो हमने प्रोडक्ट अडेप्टेशन के बारे में डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट अडेप्टेशन वर्सेस प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, तब हमने वहां पे इसके बारे में बात करी थी, राइट। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो डिफरेंस है प्रोडक्ट अडेप्टेशन वर्सेस प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा ही जाता है और लगभग हर बार पूछा गया है, ठीक है। तो उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे क्विक रिकैप कर देती हूँ कि प्रोडक्ट अडेप्टेशन क्या होता है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है नहीं पढ़ा हो और कुछ ने पढ़ा भी होगा तो हो सकता है भूल गए हो, और जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है अगर याद है तो देखिए प्रोडक्ट अडेप्टेशन क्या होता है। बेसिकली जब हम एज अ मार्केटर अगर प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस इसीलिए किए जाते हैं ताकि हम डिफरेंट सेगमेंट के कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। रीजन टू रीजन डिमांड वैरी करती है, कंजम्पशन पैटर्न वैरी करता है, तो उसके बेसिस पे अगर हम अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस करेंगे तो हम सबकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं और इजीली मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट अडेप्टेशन। रीजन टू रीजन जब हम प्रोडक्ट में अपने कुछ चेंजेस लाते हैं, प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि हम अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनको सेटिस्फाई कर सकें, वो होता है हमारा प्रोडक्ट अडेप्टेशन, ठीक। तो अब प्रोडक्ट अडेप्टेशन कैसे एक की इशू हो सकता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है, जब हमने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस किए, चेंजेस किए ताकि हर एक कंज्यूमर को हम सेटिस्फाई कर सकें, तो यहाँ पे जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है उसमें भी तो चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि हम जो डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रमोशन स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी मार्केट में काम आ जाए, हमें वहां पे प्रमोशन स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनीज के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है इस सबको अरेंज करना, इन सबको बियर करना। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप किसी प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हो, रीजन टू रीजन आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो आपको अपनी प्रमोशन स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको काफी खर्चा करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे जो बिजनेस फर्म है उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूँ तो अगर बिजनेस फर्म ने प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन यूज किया होता तो सिर्फ एक ऐसा एडवर्टीजमेंट होता जिसके बेसिस पे वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है, क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस तो किए नहीं, हर जगह सिमिलर ही प्रोडक्ट सेल किया है ना। तो यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर बच जाता। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट अडेप्टेशन की बात करें तो चेंजेस जब मार्केट में हो रहे हैं, रीजन टू रीजन डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, तो प्रमोशन स्ट्रैटेजी में चेंजेस होंगे और जिसकी वजह से कंपनी को हेवी एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा, ठीक। ये तो हो गया एक पॉइंट। अब अगर दूसरा पॉइंट हम कंसिडर करें तो मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कि किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट में सेल करेंगे, कौन से प्रमोशनल टूल को यूज करेंगे, एडवर्टाइजिंग को यूज करेंगे, सेल्स प्रमोशन को यूज करेंगे, पब्लिक रिलेशन को यूज करेंगे, पब्लिसिटी को यूज करेंगे, XYZ जितने भी आपके प्रमोशनल टूल्स हैं, ठीक है। अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, और क्यों ला रहे हैं, क्योंकि रीजन टू रीजन सब चीजें डिफर कर रही हैं। तो रीजन टू रीजन जब हर चीज डिफर कर रही है तो वहां पे प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी तो डिफर करेगी, है ना। अब हो सकता है जैसे हमने एक पिछला एग्जांपल लिया था, अगर आप कह दो टेलीविजन सेट्स का, कि अगर किसी पर्टिकुलर मार्केट में टेलीविजन सेट्स की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है और आप अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट टेलीविजन के थ्रू कर रहे हैं, तो कभी भी आप अपने कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कन्वे नहीं कर पाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, राइट।
कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन हर चीज वैरी करती है, तो आपको मीडिया को भी अडेप्ट करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल मार्केट में वर्क कर रही है। ठीक है, वहां पे जैसी डिमांड है, कंट्री की जैसी रिक्वायरमेंट है, उस रीजन में कौन सा प्रमोशनल टूल ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसी को आपको अडेप्ट करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट है इसमें ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। अब देखिए ग्लोबल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, वो एडवर्टीजमेंट जो ग्लोबल बेसिस पे किया जाए। लेकिन ये कैसे एक की इशू हो सकता है, इसको समझते हैं। देखिए कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिमांड में फर्क होता है, कंजम्पशन पैटर्न में फर्क होता है। ठीक है, ये तो एक वजह होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा यही एक वजह हो। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, कंज्यूमर्स के एक्सपीरियंस में फर्क होता है, लेकिन सिर्फ इस वजह को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और आपने किसी लोकल पर्सन को अगर हायर किया है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो हो सकता है वो उस ढंग से आपके प्रोडक्ट को प्रमोट ही ना करे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस, कंज्यूमर एक्सपीरियंस एक अलग बात हो गई। अगर आपने किसी पर्सन को हायर किया है कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करे, अगर वो सही से इफेक्टिवली आपके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेगा, कंज्यूमर तक कम्युनिकेट नहीं करेगा ढंग से, तो क्या कभी भी डिमांड जनरेट करवा पाएंगे आप? कभी नहीं जनरेट करवा पाएंगे, राइट? देखिए इस लाइन को पढ़िए, they often fail because the people responsible for executing the global campaigns locally exhibit strong resistance to the global campaign। ठीक है, तो जब पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉपरली प्रोडक्ट प्रमोट ही नहीं हो पाएगा, तो आप कभी भी वहां के कंज्यूमर्स के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर किसी चीज के नुकसान है तो फायदे भी है ना। अभी हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट एक्सटेंशन में कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप ग्लोबल लेवल पे ऐसे ही सेल कर सकते हैं, सेम एडवर्टीजमेंट थ्रू सेल कर सकते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट के साथ आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं ग्लोबल एडवर्टाइजिंग की बात करूं तो मतलब एडवर्टीजमेंट ऐसा जो ग्लोबल लेवल पे सिमिलर काम कर रहा है ना। तो अगर आप एक ऐसा एडवर्टीजमेंट बनाते हैं जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन क्रिएट होती है, राइट? क्योंकि प्रोडक्ट अडेप्टेशन की तरह आपको डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को यूज नहीं करना पड़ेगा, हर जगह के लिए अलग एडवर्टीजमेंट या कोई नए प्रमोशन एलिमेंट्स को जनरेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कंडीशन हो जाती है। लेकिन वही बात है कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है आपके प्रोडक्ट का, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वही प्रॉपरली प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा है, तो कभी भी आप फॉरेन मार्केट में डिमांड को क्रिएट नहीं कर पाएंगे और ना ही वहां की मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। तो ये एक की इशू हो जाता है। ठीक, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी। देखिए पुश और पुल स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि पुश स्ट्रैटेजी क्या है या पुल स्ट्रैटेजी क्या है, या फिर वो डेफिनेशंस को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नेट जेआरएफ के पेपर के लिए तैयारी भी कर रहे हैं या फर्दर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले नाम से समझते हैं। क्या नाम है? पुश, ठीक, और दूसरा क्या है? पुल। पुश का क्या मतलब होता है? धक्का देना, राइट। और पुल का क्या मतलब होता है? अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। ठीक है, ये वर्ड से तो समझ में आ गया होगा इतना। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि क्या मतलब होता है, फिर हम आगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए पुश स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जो आपका सेलर होता है, जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट आपकी तरफ पुश करता है। ठीक है, आगे की तरफ ढकेलता है प्रोडक्ट को। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएरीज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपके मिडलमैन होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर चेन चलती है कि मैन्युफैक्चरर से पहले प्रोडक्ट होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के बाद प्रोडक्ट रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर के बाद फिर प्रोडक्ट सीधे एंड यूजर या फाइनल कंज्यूमर के पास आता है। ठीक है, ये होती है हमारी पुश स्ट्रैटेजी, जब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट कंज्यूमर की तरफ पुश कर रहा है। ठीक, अब आते हैं पुल स्ट्रैटेजी की तरफ। देखो ये डायग्राम आप देख रहे होगे, राइट। ये क्या है? मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है चीजों को, राइट। तो पुल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जो सिचुएशन होती है वो रिवर्स हो जाती है।
पुश में हमने क्या बात करी कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को पुश करता है कंज्यूमर की तरफ, ठीक। और पुल में क्या होता है, कंज्यूमर खुद अट्रैक्ट होता है प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों वर्ड्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलो डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मैंने सीधे सीधे आपको डिफरेंस ही प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं अगर आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करती तो मुझे नहीं लगता उससे पर्पस सॉल्व होता या आपको वो चीज़ें क्लियर भी हो पाती। डिफरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पेपर में आता है तो आप इजीली डिफरेंस भी लिख सकते हो, और अगर शॉर्ट नोट्स में आता है, ब्रीफ में आता है, तो आप इजीली इनको यहाँ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगा डिफरेंस ज़्यादा सूटेबल होगा देना, ओके। तो चलिए डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं पुश स्ट्रैटेजी और पुल स्ट्रैटेजी के बीच में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी मीनिंग। सो पुश स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्शन ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स टू चैनल पार्टनर्स, ओके। पुल स्ट्रैटेजी क्या है? पुल स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स टू द फाइनल कंज्यूमर। मैंने आपको भी यही बताया, पुश स्ट्रैटेजी में क्या होता है, मार्केटर पहले प्रोडक्ट को होलसेलर तक पुश करता है, फिर होलसेलर रिटेलर तक पुश करता है, और रिटेलर क्या करता है, कंज्यूमर तक पुश करता है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मार्केटिंग एफर्ट्स टू चैनल पार्टनर्स। चैनल पार्टनर्स कौन हो गए, जो आपके इंटरमीडिएरी से मिडलमैन इन्वॉल्व है, ठीक। और पुल स्ट्रैटेजी में क्या बोल रहा है, मार्केटिंग एफर्ट्स टू द फाइनल कंज्यूमर, ठीक। डेफिनेशन क्लियर हो गई हो क्या, आई होप। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज इट? अ स्ट्रैटेजी इन विच थर्ड पार्टी स्टॉक्स कंपनी प्रोडक्ट्स। और पुल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, स्ट्रैटेजी इन विच कस्टमर्स डिमांड कंपनीज प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर, ठीक है। आई होप ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा, ये मैंने भी आपको बताया भी था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव। अब पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पुश स्ट्रैटेजी का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू मेक कस्टमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। वहीं पुल स्ट्रैटेजी की बात करें तो टू इनकरेज कस्टमर्स टू सीक द प्रोडक्ट और ब्रांड। तो देखिए जब पुश स्ट्रैटेजी की बात होती है तो वहां पे जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो मतलब आपको कस्टमर्स को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है अपने प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए, ठीक। अब वहीं पुल स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया था कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, एनकरेज करता है कस्टमर्स को एक पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे क्या करता है, पुल स्ट्रैटेजी में अवेयर करवाता है, और यहाँ पे क्या करता है, पुल स्ट्रैटेजी में एनकरेज करता है कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को परचेज कर ले, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो सेल्स फोर्स यहाँ पे यूज हो सकती है, ट्रेड प्रमोशन यूज किया जा सकता है, मनी यूज किया जाता है, एक्सेट्रा। और पुल स्ट्रैटेजी की बात करें तो एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए जब पुश स्ट्रैटेजी की बात होती है तो यहाँ पे आपको अपने कंज्यूमर को अवेयर करना है प्रोडक्ट के लिए, है ना। अब अगर आप कंज्यूमर को किसी चीज के बारे में बताएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसके मन में कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। अब आप अगर ऐसे ही एडवर्टीजमेंट करके प्रोडक्ट के बारे में बता दिए तो क्या कंज्यूमर के जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चंस है, उनका कभी आंसर मिल पाएगा, उसको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो सेल्स फोर्स होती है, जो हमारे सेल्स पर्सन होते हैं, वो की रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे पर्सनल सेलिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब कंज्यूमर 1-to-1 जब बात करता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, वो इजिली रिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक। अब अगर मैं पुल स्ट्रैटेजी की बात करूं तो यहाँ पे कंज्यूमर्स खुद अट्रैक्ट होते हैं प्रोडक्ट की तरफ, है ना। तो एक अच्छा एडवर्टीजमेंट कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट कर दिया, तो यहाँ पे ये इजिली इफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्फेसिस ऑन। इसमें पुश स्ट्रैटेजी में किस में एम्फेसिस रहता है, रिसोर्स एलोकेशन पे, और पुल स्ट्रैटेजी में किस पे रहता है, रिस्पॉन्सिवनेस पे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। पुश स्ट्रैटेजी में क्या बोल रहा है, रिसोर्स को प्रॉपर्ली एलोकेट करने की जरूरत होती है। एम्फेसिस मेजर किस पे रहता है, रिसोर्स को प्रॉपर्ली एलोकेट करने पे। लेकिन पुल स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज मैटर करती है, रिस्पॉन्सिवनेस, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कंज्यूमर की तरफ से, वो ज्यादा मैटर करता है, इस पर ज्यादा एम्फेसिस डाला जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूटेबिलिटी। व्हेन द ब्रांड लॉयल्टी इज लो, और पुल स्ट्रैटेजी की बात करें व्हेन द ब्रांड लॉयल्टी इज हाई। अब इस चीज को आपने खुद भी एनालाइज किया होगा, खुद भी रियलाइज किया होगा कि जो ब्रांड है अगर उसकी ब्रांड इमेज ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट्स को बिकने में दिक्कत होती है, और उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रॉपर सेल्स पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो सके, ठीक।
अब अगर मैं वहीं दूसरी तरफ बात करूं पुल स्ट्रैटेजी में, तो यहाँ पे जो ब्रांड लॉयल्टी रहती है वो हाई रहती है। ठीक है, अब जैसे हम लिवाइस की बात करें तो क्या है, एक अच्छी ब्रांड, एक बड़ी ब्रांड है, तो यहाँ पे सेल्स पर्सन को हायर करने की जरूरत नहीं। अगर एक एडवर्टीजमेंट भी कर दिया जाएगा प्रॉपर, तो इजीली वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी इतनी अच्छी ब्रांड इमेज है कि यहाँ पे उसको प्रोडक्ट को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंज्यूमर खुद ही अट्रैक्ट होगा प्रोडक्ट लेने के लिए, राइट। अब लास्ट पॉइंट है हमारा लीड टाइम। पुश स्ट्रैटेजी की बात करें तो लीड टाइम यहाँ पे लॉन्ग होता है, वहीं अगर मैं पुल स्ट्रैटेजी की बात करूं तो यहाँ पे लीड टाइम कैसा रहता है, शॉर्ट रहता है। अब देखिए, हम पहले पुल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया है, जो कंज्यूमर होता है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है और प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। ठीक, अब जब कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट तरफ अट्रैक्ट हुआ, उसने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, तो वो सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, उसकी जो डिजायर थी प्रोडक्ट को परचेज करने की वो पूरी हो गई और वो सेटिस्फाइड हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे जो लीड टाइम है वो शॉर्ट होगा। ठीक, अब अगर मैं पुश स्ट्रैटेजी की बात करूं तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, कंज्यूमर को अवेयर करना पड़ेगा, तभी वो एक टाइम के बाद प्रोडक्ट को परचेज करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ब्रांड लॉयल्टी है वो कैसी है, लो है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर की तरफ पुश करना पड़ेगा और फिर अगर वो कन्विंस हो जाता है तब उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, आई होप डिफरेंस समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इससे क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर मैं पुश स्ट्रैटेजी की बात करूं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके मोबाइल फोन्स। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफी कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं, सबके पास अच्छे मोबाइल सेट्स हैं, लगभग सेम फीचर्स हैं, तो कैसे वो प्रोडक्ट को अपने मार्केट में सेल करेंगे जब इतने कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो वहां पे उनको डिस्काउंट्स प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि कंज्यूमर्स इनकरेज होकर उनके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। तो आप इसमें देखते होंगे, जो आपका सेल्स पर्सन रहता है, जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, वो आपको कितना ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अरे नहीं, आप ये प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, मोबाइल फोन ले लीजिए, बेस्ट क्वालिटी है, इसका कैमरा इतना अच्छा है, इतना स्मूथ चलता है एंड ऑल दैट स्टफ, है ना। वो आपको बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि किसी तरह आप कन्वर्ट हो जाएं और उस प्रोडक्ट को परचेज कर लें। ठीक है, आई होप पुश स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब देखते हैं पुल स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो टॉयज की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। अगर उन्होंने एडवर्टीजमेंट देख लिया किसी भी टॉय का जो उनके पास नहीं है, या फिर कोई ऐसा टॉय जो नया मार्केट में आया है, या फिर उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर से रिलेटेड वो टॉय आया है, तो वो तो बिना लिए मानते नहीं है राइट। तो यहाँ पे क्या सेलर ने आपको प्रोडक्ट पुश किया? नहीं किया। यहाँ पे जो चाइल्ड था वो खुद प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम पुल स्ट्रैटेजी। ठीक, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है, लेट्स से पिज्जा और बर्गर का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो आप मुझे बताइए, अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं पिज्जा का या बर्गर का, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना। अब यहाँ पे जो सेलर है वो ऐसा तो करता नहीं है कि मैकडोनल्ड्स वाले आपके पास आते हैं या आपसे कहते हैं कि नहीं सर आप मेरा ही बर्गर लीजिए, नहीं मैम आप मेरा बर्गर लीजिए, या फिर डोमिनोज वाले, पिज्जा हट वाले आपसे कहते हैं नहीं नहीं आप हमारा ही पिज्जा खरीदिए। ऐसा कुछ होता है? कभी नहीं होता है, राइट। हम खुद उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट भी काफी इम्पैक्ट छोड़ के जा सकता है। ठीक है, अब अगर मैं पिज्जा की बात करूं, तो अगर आपको पिज्जा खाने का मन किया तो आप क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे, होम डिलीवरी हो जाएगी, या फिर आप वहां जाके खाएंगे, है ना। तो आपकी जो नीड थी वो फुलफिल हो गई और आप सेटिस्फाइड हो गए। तो इसीलिए जो लीड टाइम रहता है पुल स्ट्रैटेजी में वो शॉर्ट रहता है, वहीं लीड टाइम की अगर हम बात करें पुश स्ट्रैटेजी में तो वो इसीलिए लॉन्ग रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू और ज्यादा क्लियर भी हो गया होगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था और आपका ये यूनिट भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके आगे की यूनिट्स को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। फीडबैक जरूर प्रोवाइड करिए कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती जा रही है मैं रेगुलरली वहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।